नमस्कार, टैकेलाइट के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज जो विषय मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है भाषा। भाषा की हम शुरुआत करेंगे कि भाषा वास्तव में है क्या। हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से। अब ये शब्द कहाँ से आए? भाई, हमको जब विचारों को अभिव्यक्त करने की आवश्यकता पड़ी तो हमारे विद्वानों ने भाषा को एक रूप दिया जिसे हम भाषा कहते हैं। ये रूप जो है वो दो रूपों में हमें नजर आया, जिसे हम मौखिक भाषा और लिखित भाषा कहते हैं। तो वास्तव में भाषा क्या है? अपने विचारों, भावों को सामने वाले तक प्रस्तुत करने का माध्यम, जिससे सामने वाला हमें समझ सके, हमारे विचारों को समझ सके। इसके लिए दोनों को उस भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो आज हम समझेंगे कि भाषा क्या है और भाषा के कितने रूप हैं। तो भाषा हम उसे कहते हैं जो ध्वनि चिन्हों का एक रूप है और जिससे हम विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। भाषा की अगर हम बात करें तो भाषा के दो रूप हम मुख्यतः देखते हैं। ये रूप कहलाते हैं लिखित भाषा और मौखिक भाषा। पहले रूप को हम जानते हैं मौखिक भाषा के रूप में और दूसरा रूप कहलाता है लिखित भाषा। तो जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है, हम मौखिक भाषा को पहले देखते हैं। ऐसी ध्वनि जो मुख से बोली जाती है और जिसे बोलकर वक्ता अपने विचार अभिव्यक्त करता है और सुनने वाला उसे सुनकर उस विचार को समझता है, वो भाषा कहलाती है मौखिक भाषा। लिखित भाषा वो भाषा है जिसमें लेखक अपनी बात शब्दों में लिखकर अभिव्यक्त करता है और पढ़ने वाला पाठक उसे पढ़कर उस विचार को समझता है। तो मौखिक भाषा वो भाषा हुई जिसमें भाषा को कहकर, सुनकर विचारों को समझा और समझाया जाता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम विचारों को लिखकर सामने वाले तक प्रस्तुत करते हैं और सामने वाला उसे पढ़कर समझता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। ये तो हुए भाषा के दो रूप। भाषा के इस दो रूप में आने के बाद लगा लोगों को, विद्वानों को, कि क्यों ना भाषा का एक अपना स्वरूप हो, अपना एक रूप हो। तो उन्होंने क्या किया? उसे लिपिबद्ध किया, यानी कि उसे एक आकार दिया, उसे एक चिन्ह दिया जिसे हमने लिपि कहा, जो कि लिखित रूप कहलाता है। अब ये लिपि क्या है? आप देखेंगे कि जितनी भी भाषाएं सबकी अपनी लिपियां हैं, यानी कि सभी का अपना लिखने का ढंग है। तो भाषा का लिखित स्वरूप जो है वो क्या कहलाया? लिपि कहलाई। तो लिपि जो है वो एक निश्चित आकार है जिसका अपना एक स्वरूप है, उसे हम लिपि कहते हैं। अब ये बता दूं कि अगर हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो लिपियां हर एक भाषा की जैसे लिपि है, मैंने आपको बताया। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। और ये सिर्फ हिंदी भाषा की लिपि नहीं है दोस्तों, ये जो देवनागरी लिपि है ये लिपि है संस्कृत भाषा की भी, ठीक है, मराठी भाषा की भी। तो संस्कृत और मराठी और हिंदी तीनों देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। इसी तरह अंग्रेजी भाषा है। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन लिपि है, आपने इसे पढ़ा है, ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या हुई? रोमन लिपि हुई। और हिंदी भाषा की लिपि क्या कहलाई? देवनागरी लिपि। इसी तरह दूसरी भाषाओं की लिपियां भी थोड़ा सा देख लें। पंजाबी भाषा की लिपि कहलाई गुरुमुखी। गुरुमुखी लिपि किसकी है? पंजाबी भाषा की। इसी तरह उर्दू और फारसी है ना, इसकी जो लिपि है वो क्या है? फारसी लिपि है। किसकी? उर्दू भाषा की, ठीक है। तो इस तरह से हम लिपियों को पढ़ते हैं, ठीक है। अब लिपियां तो एक निश्चित आकार, निश्चित चिन्ह बना दी गई और इसी से लिपि का आविष्कार हुआ। सबसे पहले जो लिपि प्रकाश में आई वो थी ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि को सारी लिपियों का जनक माना जाता है, ठीक है। चलिए अब
कोई भी भाषा समृद्ध तब होती है जब उसमें उसका साहित्य लिखा जाता है। तो साहित्य लिखने के लिए भाषा को एक रूप देना जरूरी था, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषा बोली जाती थी। तो उसका एक मानक रूप निर्धारित करना बहुत जरूरी था, ताकि सारे कार्यों में जो एक स्वरूप नजर आए उससे भाषा को पहचाना जा सके। तो उसके लिए क्या आवश्यकता महसूस हुई? उसके लिए मानक रूप देने की आवश्यकता महसूस हुई। तो मानक भाषा वो भाषा है जो कि भाषा को एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करती है, जिसका अपना एक व्याकरण होता है। वो क्या कहलाई? मानक भाषा। इतना समझ में आया? अब बात आती है कि हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस तरह से स्वीकार किया गया। तो 8वीं अनुसूची में भारत देश में 22 भाषाओं को स्वीकारा गया। हिंदी, पंजाबी, मराठी, बंगाली, सिंधी, इस तरह की भाषाओं को, ऐसे 22 भाषाओं को, तमिल, तेलुगु, इन सब भाषाओं को हमारे भारतीय संविधान ने स्वीकार किया और उसे भाषा का दर्जा प्रदान किया। अब हम समझते हैं राष्ट्रीय भाषा क्या है और राजभाषा क्या है। ठीक है, किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा कब कहेंगे और राजभाषा कब कहेंगे, तो पहले देख लें। राष्ट्रीय भाषा हर एक देश की अपनी भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है। चीन में जाएंगे वहां चीनी मिलेगी, अमेरिका में अंग्रेजी चलती है, हमारे भारत देश में हिंदी को हमने राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया है। तो राष्ट्रीय भाषा क्या होगी? किसी भी देश के 70% नागरिक जिस भाषा का प्रयोग अपने दिनचर्या में, अपनी जीवन शैली में प्रयोग करते हैं, वो भाषा क्या कहलाएगी? राष्ट्रीय भाषा कहलाएगी। हमारे संविधान ने ये स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय भाषा का दर्जा उस भाषा को दिया जाएगा जिसमें कोई भाषा 70% लोगों द्वारा, देश के लोगों द्वारा बोली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अब ये महसूस किया गया कि संपूर्ण देश में जो काम है, राजकाज के जो कार्य हैं, जो कार्यालयीन कार्य हैं, उसमें जो भाषा प्रयोग की जाएगी उसे भी एक दर्जा, उसका भी एक स्वरूप होना चाहिए। तो उस भाषा को क्या कहा जाता है? राजभाषा कहा जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। ठीक है, तो राजभाषा उसे कहा जाता है जिससे कि राजकाज के कार्य संचालित और संपादित होते हैं। ऐसी भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। 14 सितंबर 1949, ठीक है, 14 सितंबर, ये डेट याद रखिए। ये इसलिए भी याद रखिए कि बहुत बार प्रश्न आता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो राजभाषा का दर्जा हिंदी को भारत में कब मिला? 14 सितंबर 1949 को। मित्रों, हिंदी विश्व में एक ऐसी भाषा है जो कि विश्व में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक बोली जाती है। इसकी खास बात यह है कि ये पहले बोली के रूप में थी, बाद में यह भाषा के रूप में बढ़ी, और वो कैसे बनी ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये राजभाषा का दर्जा हिंदी को कब मिला? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, तो राजभाषा, राजकाज के कार्यों में प्रयोग होने वाली भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। अब आती है बात बोलियों की। तो दोस्तों, जब तक भाषा भाषा नहीं होती तब तक वो क्या होती है? बोली होती है। भाई, लोगों ने अपने आचार व्यवहार में तो बोली का प्रयोग किया ना। तो जो भाषा व्याकरण सम्मत नहीं थी, लेकिन उसमें मुहावरे थे, लोकोक्तियां थी, आपकी लोक कथाएं थी, लोकगीत थे, ये सारी चीजें क्या किए? बोलियों को समृद्ध करते चले गए, क्योंकि ये हमारे विचारों को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम थे। क्योंकि ये व्याकरण सम्मत नहीं थे, इनका कोई बहुत ज्यादा समृद्ध साहित्य नहीं रहा, इसलिए ये क्या कहलाए? ये बोली कहलाए, जो कि व्यवहारिक जीवन के लिए प्रयोग किए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही बोलियों को साहित्य में संवर्धित करने का कार्य किया गया, साहित्य में पिरोने का काम किया गया, लोक कथाओं को जो कि बोली जाती थी उन्हें लिखने का काम किया गया, साहित्य सृजन का काम किया गया, तो ये क्या बन गई? उपभाषा बन गई। ठीक है, तो ये बोली किस रूप में आ गई? ये थोड़ी समृद्ध हो गई, लिखित रूप में आ गई, लिखित रूप में आई तो ये उपभाषा बन गई। और उपभाषा जब और समृद्ध हुई तब वो क्या कहलाई? तब वह भाषा कहलाई। तो ये एक क्रम है, पहले बोली बनी, बोली से उपभाषा और उपभाषा से भाषा बनी। ठीक है, हिंदी भाषा को हम पढ़ रहे हैं। अब हम
ये जान लें कि बोली में ऐसे हिंदी भाषा के कौन कौन से रूप हैं। ठीक है, इससे मैं मिटा लूं। अब अगर मैं हिंदी बोलियों की बात करूं तो हिंदी बोलियों के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर जो हिंदी बोलियों का विभाजन हुआ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए कि हिंदी बोलियों का विभाजन क्षेत्र के आधार पर किस तरह से हुआ। तो हम ये देख लेते हैं। पूर्वी हिंदी, फिर पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, और पांचवा जो है बिहारी हिंदी। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर मैं आपको एक एक क्षेत्र के आधार पर इस हिंदी को समझाती हूँ। चलिए पहले पूर्वी हिंदी को देख लें। पूर्वी हिंदी में किसे किसे शामिल किया गया? जो पूर्व में बोली जा रही है ना, तो पूर्वी हिंदी में किसको किसको शामिल किया गया? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी को। ये तीन जो भाषाएं हैं ये किस में शामिल की गई? पूर्वी हिंदी में शामिल की गई। अब पश्चिमी हिंदी की अगर हम बात करें तो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषा आती है? कन्नौजी, हरियाणवी, ठीक है, इसके अलावा खड़ी बोली। ये किस में शामिल है? पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये भी पूछता है छत्तीसगढ़ी कौन सी हिंदी में आती है, तब आप इसको बता सकते हैं पूर्वी हिंदी में। पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी, हरियाणवी, खड़ी बोली। आप देखिए खड़े खड़े जो शब्द निकलते हैं, ब्रज में भी जो बोली जाती है ना, ब्रज भाषा भी खड़ी खड़ी बोली जाती है, तो ये भी पश्चिमी हिंदी का ही रूप है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं जो तीन और हैं, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी हिंदी। ठीक है, तो अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आ रही हैं देख लेते हैं। राजस्थानी में जयपुरी, जोधपुरी, मेवाड़ी और मेवाती। ठीक है, पहाड़ी में गढ़वाली, और हिमाचली, कुमाऊनी, बिहारी में भोजपुरी, और मगधी।
ठीक है, इस तरह से क्षेत्र के आधार पर बोलियां जो हैं इस तरह से शामिल की गई। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब साहित्य क्या है? कोई भी भाषा तब समृद्ध होती है जब वो लिखित रूप में संग्रहित की जाती है। ठीक है, तब हम बनता है एक साहित्य। तो क्या किया हमारे विद्वानों ने, जैसे ही भाषा का एक मानक स्वरूप निर्धारित हुआ तो उन्होंने अथाह ज्ञान भंडार को संग्रहित करना शुरू किया, उसकी रचना करना शुरू किया। ये कहलाया साहित्य। अब साहित्य के जो दो रूप हमको दिखते हैं वो होता है गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। ठीक है, अब ये गद्य और पद्य क्या है? ठीक है, गद्य साहित्य वो साहित्य है जिसमें हम विचारों को सामान्य भाषा में अभिव्यक्त कर देते हैं। हमारे साहित्यकारों ने जो कथा के रूप में, कहानी के रूप में और उपन्यास के रूप में, निबंध के रूप में जो विचारों को अभिव्यक्त किया, यात्रा वृत्तांत के रूप में अभिव्यक्त किया, वो सब किसके अंतर्गत आए? गद्य साहित्य के अंतर्गत आए, क्योंकि इसमें उन्होंने सामान्य रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त किया साहित्य के माध्यम से। अब पद्य साहित्य में वो साहित्य आते हैं जिसमें हम लय महसूस करते हैं, एक तुकबंदी महसूस करते हैं। उसे हमने क्या नाम दिया? साहित्य का रस का अनुभव करते हैं, वो पद्य साहित्य कहलाया, जिसमें छंद है, सोरठा है, दोहा है और कविता है। ये सब पद्य साहित्य का स्वरूप है। तो आज के इस सफर में हमने एक परिचय देखा है, भाषा का परिचय और साहित्य का परिचय। आज मैंने आपको पढ़ाया है कि भाषा का कौन सा रूप किस नाम से जाना जाता है और साहित्य के कौन कौन से रूप हैं। आगे की कक्षाओं में हम भाषा को और विस्तार से पढ़ेंगे। अब आगे जो होगा हम व्याकरण पढ़ेंगे। तो मैं ये भी बता दूं कि किसी भी साहित्य के लिए व्याकरण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि व्याकरण एक नियम बनाता है और उस भाषा को उस नियम में पिरोने की कोशिश करता है, उसे हम कहते हैं व्याकरण। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की कक्षा में आपको भाषा और साहित्य समझ तो आया होगा। नमस्कार।